कहाँ तक हो रखा था हमारा? फोर्थ ना, फोर्थ, फिफ्थ से स्टार्ट करना था ना, फिफ्थ से स्टार्ट करना। कौन नया प्राणी है? आप लोग तो ही, अच्छा आप हो, पढ़ा है कभी इकोनॉमिक्स आपने? अच्छा, तो अभी हम लोग 5 ईयर प्लान स्टार्ट कर रहे थे। तो 5 ईयर प्लान में बस अभी हमने 1950 में देखा था कि क्या हुआ था। 1950 में हमारे देश में प्लानिंग कमीशन बना था। 1950 में क्या बना था? प्लानिंग कमीशन। और प्लानिंग कमीशन बनने के बाद कौन सी कमेटी, कौन सी एक राष्ट्रीय विकास समिति बनी थी भाई, विकास को जो साथ में देने के लिए? एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, और उसके बाद हमारा 5 ईयर प्लान स्टार्ट हो गया और हर एक 5 साल में प्लान जो है वो रेडी किया जाने लगा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो हमारे देश में लाया गया वो लाया गया 1951 से लेकर 1956 में, जिसको हम लोग हैरोल्ड डॉमर मॉडल भी बोले। क्यों भाई? क्योंकि ये हैरोल्ड और डॉमर के द्वारा बनाया गया, क्योंकि वो दोनों एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने प्लान बनाया कि हम 5 साल में किस तरीके से योजना को लागू करेंगे, किसमें? कंट्री के हर एक पार्ट में। क्लियर यहाँ तक? दूसरा 5 ईयर प्लान जो था हमारा, सेकंड 5 ईयर प्लान, वो कहा कब से कब चला भाई? 1956 से 1961। कितने, कौन से मॉडल पर भाई? पीसी महलनोबिस, ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, इनका भी बहुत योगदान रहा खास करके हमारे देश में 5 ईयर प्लान को लाने में। ठीक है, जिसको हम लोग बोले पीसी महलनोबिस के रिकमेंडेशन से, या फिर जिनके प्लान से या जिनके मॉडल पर बेस्ड हमने 5 ईयर प्लान जो है हमारे अपने देश में लाए। थर्ड जो था, थर्ड 5 ईयर आने से पहले क्या हुआ भाई? थर्ड 5 ईयर प्लान कब से कब? 1961 से लेकर 1966 तक, ये हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान, जिसको हम लोग गैडगिल योजना भी बोले। गैडगिल योजना क्यों, ये सब सारा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये पीसी महलनोबिस के द्वारा दिया गया। ये सब सारे कौन? इकोनॉमिस्ट हैं, जिन्होंने हमारे देश में प्लान तैयार करके एक रोड मैप दिया कि भाई आने वाले 5 साल में किस तरीके से सारी चीजें हमारे देश में प्लान तरीके से हो। क्योंकि हमारी इकोनॉमी आजादी के बाद कौन सी इकोनॉमी बन गई? प्लान्ड इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी मतलब योजनाबद्ध जो हमारी मतलब अर्थव्यवस्था। और उसके साथ साथ क्या किया गया भाई? हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को चुना। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? जिन्होंने वो नहीं जानते वो समझिए। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब जहां पर मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं इसको। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब ये है जहां पर प्राइवेट और पब्लिक कभी भी शब्द आता है ना इकोनॉमिक्स में, तो आप ये समझिए गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक बोलते हैं ना, तो पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब क्या होता है? जिसमें भारत सरकार का हिस्सेदारी 50% से अधिक है, जिन सब सारे बैंकों में, वहां पर एक तरीके से आपको क्या देखने को मिलेगा भाई? पब्लिक सेक्टर बैंक। बाकी जिस जिस बैंक में प्राइवेट का 50% से ज्यादा शेयर है, उसको हम लोग प्राइवेट बैंक बोल देते हैं, निजी बैंक बोलते हैं। लेकिन हमने एक तरीके से मिक्स्ड इकोनॉमी चुना। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब जहां पर प्राइवेट प्लस पब्लिक दोनों साथ में मिलकर काम करेगी। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनी अगर काम करती है वो किसके लिए काम करती है? सिंपल सी बात है, किसके लिए? प्रॉफिट के लिए। और अगर पब्लिक करेगी तो मतलब जो गवर्नमेंट करेगी तो किस लिए काम करेगी? वेलफेयर, कल्याण के लिए। इंग्लिश मीडियम हो तब ठीक है, आइए आइए। तो क्या है? पब्लिक सेक्टर का मतलब जहां पर वेलफेयर, वेलफेयर का मतलब कल्याणकारी, कल्याणकारी काम करे। जैसे आज रेलवे घाटे में अगर चला जाए तो सरकार बंद कर देगी क्या? नहीं। लेकिन मान लो कि रिलायंस घाटे में चला जाए तो मुकेश अंबानी ये कॉल ले सकते हैं कि आज हम ये कंपनी बंद कर रहे हैं, वो आराम से ले सकते हैं। उन पर कोई दबाव नहीं रहेगा, सिर्फ ओनली शेयर होल्डर का दबाव रहेगा, जो वो अलग फंड है, जो कि हम लोग आगे चलकर समझेंगे। तो हमने एक तरीके से मिक्स्ड इकोनॉमी चुना। हाँ बताइए। नहीं,
पब्लिक और प्राइवेट से, वो तो अलग बात है कि वहां पर कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट, पूंजीवाद और समाजवाद दोनों को साथ में लेकर चला जाता है। नहीं, वो हम लोग जनरली वहां ये बोलेंगे कि जहां प्राइवेट और पब्लिक दोनों साथ में मिलकर कोई डिसीजन लेते हैं, और जनरली जो प्राइवेट होता है वो प्रॉफिट के लिए देखता है, और जो पब्लिक होगा वो वेलफेयर के हिसाब से चलेगा। जैसे आप समझो ना, 1935 में आरबीआई का गठन हुआ। कौन सी कमीशन के रिकमेंडेशन से आरबीआई गठन हुआ भाई? हिल्टन यंग कमीशन। हमारे देश में हिल्टन यंग कमीशन ने बोला कि हमारे देश में एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए। उसके हिसाब से 1935 में 1 अप्रैल 1935 जो है वो हमारे देश में क्या एस्टैब्लिश हुआ? आरबीआई। लेकिन शुरुआत में आरबीआई जो एस्टैब्लिश हुआ था वो एक निजी बैंक के जैसा हुआ था। निजी बैंक मतलब प्राइवेट बैंक, मतलब बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट मिलकर, उद्योगपतियों ने मिलकर एक बैंक बनाया था जिसको आरबीआई हमने बोला। 1949 जब हम आजाद हो गए, तो भाई अगर मान लो कि अगर बैंकिंग सेक्टर को कोई कंट्रोल करने वाला ना रहे, और ऐसा कंट्रोल करने, क्योंकि सोचो अगर ये इंडस्ट्रियलिस्ट को ही दे दिया होता तो ये क्या सोचता? प्रॉफिट के बारे में तो सोचता। जनता जनता के हिसाब से ये चलने का काम तो नहीं करता भाई, सिंपल सी बात है। जनता को क्या परेशानी हो रही, क्या नहीं हो रही है, उसका कोई भी इस पर प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन इसको 1949 में क्या किया गया भाई? नेशनलाइज किया गया। कभी भी वर्ड राष्ट्रीयकरण आ गया या नेशनलाइज आ गया, तब ये समझिए जहां पर सरकार ने अपना रोल बढ़ा दिया। जैसे हमने बात करी थी 1969 में कि 1966 से लेकर 1969 में क्या क्या हुआ था भाई? प्लान हॉलिडे चला था, क्योंकि हमारा ये 1962 का जो वॉर और 1965 का जो पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था, 1962 चाइना के साथ वॉर हुआ था और 1965 पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था, जिसके वजह से हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान उतने अच्छे तरीके से कारगर साबित नहीं हुआ, जिसके वजह से हमने ये सोचा कि हम लोग 3 साल का प्लान बनाकर चलते हैं। और 1966 से 1969 में हमने फोकस करा किस पर? कि एक एक साल हम लोग फोकस करके चलेंगे ताकि हमारी इकोनॉमी को डेवलप किया जा सके, ताकि एक बार ऐसा ना हो कि हमें प्रेशर पड़े और हमें 5 साल का प्लान तैयार करना पड़े। क्योंकि उस वक्त चेक एंड बैलेंस, क्योंकि उसी के साथ जो है हमने एक तरीके से ग्रीन रेवोल्यूशन को भी आगे लेकर चले, है कि नहीं? ये सब हमने पढ़ रखा है, ठीक है। जो नोट्स है वो मैं नोट्स दे दूंगा, ठीक है। उसके अलावा कोई भी डाउट होगा अगर नोट्स है तो यू कैन डिस्कस विद मी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब यहाँ पे ये समझ में आया कि प्राइवेट का रोल क्यों कम किया गया भाई आजादी के बाद, ठीक है, सिंपल सी बात। अब आगे आते हैं जो कि हमारा 5th 5 ईयर प्लान था। 4th 5 ईयर प्लान कब से कब चला भाई? 69 से 1974, ठीक है। 1974 जो है वो हमारा कौन सा 5 ईयर प्लान? 4th 5 ईयर प्लान चला था, यहां तक हमने पढ़ रखा था। अब थोड़ा सा कनेक्ट करिएगा आगे बात, ठीक है। आगे चलिए, अब आते हैं 5th। देखिए 5th में क्या है? 5th 5 ईयर प्लान। अब यहाँ से ना थोड़ा सा चीजें बदलेंगी। कैसे बदलेंगी? क्योंकि इमरजेंसी आएगा, जनता पार्टी की गवर्नमेंट की। जैसे यहाँ थोड़ा सा मैं डिस्टिंग्विश कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1974 तक तो बढ़िया चल रहा था, सब बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं। 1975 में क्या लग गया भाई? इमरजेंसी लग गया, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें जो है वो उस तरीके से नहीं हो पाए। हालांकि जो 5th 5 ईयर प्लान था वो अपने आप में ही एक कामयाब 5 ईयर प्लान माना गया, ठीक है, क्योंकि उसमें सारा कंट्रोल जो है वो सिर्फ एक सेंट्रलाइज हो गया, और जिसमें प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छे तरीके से चीजों को ले गए। वो अलग, हालांकि अलग बात है कि जो चीजें जो थी पॉलिटिकली इनस्टेबल थी हमारे देश में, लेकिन इकोनॉमिकली देखा जाए तो वो सेंट्रलाइज प्लान के हिसाब से चल रहे थे। सेंट्रलाइज प्लान का मतलब सिंपल सा ये होता है कि अगर कोई एक केंद्र में बैठा हुआ है और वही सारी योजनाओं को लागू कर रहा है, उसमें स्टेट की भागीदारी को कम कर दिया गया। मतलब जहां पर स्टेट जो है उस तरीके से डिसीजन को नहीं ले पा रहा है जिस तरीके से लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात समझ के ये चलना है। तो 1974 से 79 में एक प्रिपेयर किया गया, किसके द्वारा भाई? ये डीपी धर के द्वारा 5 ईयर प्लान प्रिपेयर किया गया कि आने वाले 5 साल के लिए हम इस प्लान पर चलेंगे। अब चूंकि इंदिरा गांधी जी की सरकार जीतकर आ चुकी थी, जिनका नारा ही था, जिसके हिसाब से उन्होंने वो जीता था इलेक्शन, गरीबी हटाओ आंदोलन से, गरीबी हटाओ आंदोलन की वजह से ही वो इलेक्शन जीत पाई थी।
ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसमें जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, वो आपको देखने को मिलेगा, गरीबी हटाओ और एक तरीके से सेल्फ रिलायंस। हम लोगों ने बहुत सेल्फ रिलायंस का जो शब्द है वो लगभग, सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या है, आत्मनिर्भर, कि हमें कोई देश के ऊपर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं है, हम खुद ही प्रोड्यूस करेंगे, हम खुद ही सामान बनाएंगे और खुद ही हम लोग उपयोग करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें कोई भी दूसरा देश जो है वो अपने हिसाब से दबाव ना डाल सके और अपने हिसाब से डिसीजन लेने के लिए जो है फोर्स ना कर सके। सिंपल सी बात। तो जिसकी वजह से इसमें दो मेन ऑब्जेक्टिव था, एक तो भाई गरीबी को हटाओ और दूसरा क्या, सेल्फ रिलायंस पर फोकस करना। ठीक है, दो चीज पर फोकस करना। दूसरा कि प्रमोशन ऑफ हाई रेट ऑफ ग्रोथ। हाई रेट ऑफ ग्रोथ का मतलब क्या, उच्च विकास दर। कभी भी ग्रोथ वर्ड आ गया तो आप क्या समझना है भाई, जीडीपी का ग्रोथ। व्हाट डू यू मीन बाय जीडीपी भाई, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद। और किसी भी देश के विकास को मापने के लिए हम लोग जीडीपी को एक बेस्ट इंडिकेटर मानते हैं, कि भाई जैसे बोलते हैं ना कि अमेरिका की जीडीपी ज्यादा है, रशिया की जीडीपी ज्यादा है या फिर कम है, या फिर मान लो कि दूसरे देश जापान की जीडीपी ज्यादा है या कम है, इस तरीके से हम लोग बोलते हैं। जीडीपी का मतलब है हमारे देश के अंदर, कि हमारे देश के बाउंड्री के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज बनी है, हमारे देश के अंदर जितना भी सामान बना है या सेवा प्रदान हुआ है, ठीक है, उसकी जितनी वैल्यू है। जैसे मान लो कि हमारे देश में इस साल 5 लाख करोड़ का सामान बना और उसकी उतनी वैल्यू है, इसका मतलब हमारे देश की जीडीपी कितनी है, 5 लाख करोड़। अगले साल मान लो कि 6 लाख करोड़ का हो गया भाई, 6 लाख करोड़ अगले साल। अगले साल का मतलब है एक वित्तीय वर्ष। एक वित्तीय वर्ष का मतलब होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। सिंपल सी बात है भाई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो हर एक साल हम अपनी जीडीपी को मापते हैं। तो वहां पर ये बात बोली गई कि भाई 5th 5 ईयर प्लान में कि हम लोग अपनी जीडीपी की ग्रोथ पर भी फोकस करेंगे। और अपने आप ही जीडीपी बढ़ जाती है कब भाई, जब आप गरीबी पर काम करते हैं, जब बहुत सारे लोगों के पास इनकम आएगा। इनकम मतलब क्या, आय, तो वो एक तरीके से खर्च करेंगे और उस जितना जल्दी खर्च होगा उतना ज्यादा हमारे देश में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होंगी। जैसे आप खर्च नहीं करो, मान लो आपने पैसा कमाया रख लिया, तो इसका मतलब क्या, आप दूसरों को वो मौका नहीं दे रहे इनकम को जनरेट करने का। लेकिन अगर आपके पास इनकम आया और आप उसको खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं कि आप किसी ना किसी का इनकम बना पा रहे हैं आप अपने खर्चों से। सिंपल सी बात है। और वहां से एक तरीके से इकोनॉमी जो है वो बढ़ना शुरू होती है। तो ये बात फोकस किया गया वहां पर। उसके बाद एक और किया गया, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से करें। जैसे आज भी जानते हैं कि हमारे देश में जो 70 से 80% जो पैसा है वो 10% लोगों के पास है, या फिर करीबन 90% पैसा बोल लो कि 90, मतलब सोचो कि इकोनॉमी में 100 रुपया है, ठीक है, और इकोनॉमी में 100 लोग हैं। यहाँ पर क्या 100 पीपल है और 100 रुपया है। तो आज का जो कैटेगरी है वो सोचो कितना ज्यादा इनइक्वालिटी है इनकम में। देखना कैसे है कि यहाँ पर मान लो 100 रुपया, तो 90 रुपया जो है वो 10% लोगों के पास है। इसका मतलब कितने लोगों के पास है, 10 लोगों के पास है। हमारे देश में 90 रुपया जो है, 90 रुपया का मतलब ये मत समझना 90 रुपया ही, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर कि जितना भी पैसा है वो हमारे जितने भी पॉपुलेशन है उसमें से 10% लोगों के पास ही क्या है, 90% पैसा जो है वो देखने को मिलता है। और जो 10 रुपया है वो 90% लोगों के पास है। तो सोचो अमीर और गरीब के बीच में इतना बड़ा गैप क्यों है। यही अगर चाइना में देखो तो इनक्वालिटी जो है इनकम का वो बहुत कम है। वो कैसे भाई, क्योंकि वहां जो इंडस्ट्री सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो लगभग हर घर तक पहुंचाया गया है। और वहां देखना, जैसे वहां पर एक मेरे ये मामा जी रहते हैं, तो उन्होंने ये बात बताई भाई कि कंपनी में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर कंपनी में। अब सोचो, उन्होंने ये बोला कि अगर जो टॉप लेवल, दो 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है कोई भी बिजनेस को चलाने के लिए, 3 लेवल पर काम होता है। पहला हो गया टॉप लेवल। टॉप लेवल मतलब जो उच्च लेवल पर सीईओ डायरेक्टर वगैरह होगा। दूसरा कौन होगा, मैनेजर होगा, जो बिजनेस को चलाएगा। मैनेजर ही तो होता है जो बिजनेस के डिसीजन वगैरह लेता है भाई, ठीक है। तीसरा लेवल होता है जो एक तरीके से एक्चुअल में काम करते हैं, लेबर वगैरह, या फिर जो डिपार्टमेंट में जितने भी सारे लोग होते हैं जो एक्चुअल में काम करते हैं। तो वहां पर ये बोला गया कि टॉप लेवल का अगर तनख्वाह मान लो कि 1 लाख रुपया किसी एक बंदे का, तो नीचे जो है वो 90,000 रुपया है, इसके नीचे है वो 80,000 रुपया। सोचो इसका मतलब क्या है, ज्यादा गैप नहीं है। हमारे देश में देखो, जो सीईओ के पोस्ट पर होगा या जो डायरेक्टर होगा
वो लग मान लो कि 10 लाख रुपया ले रहा है, तो नीचे जो थर्ड लेवल में होगा उसको 10,000 12,000 ऐसे मिल रहा है। जो मिडिल लेवल पर होगा उसका डायरेक्ट इसका आधा आ जाएगा, 50,000 रुपया आ जाएगा। इसका मतलब सोचो यहीं पर तो गैप है, समझ रहे हो? तो जिसका असर जो है वो आपको इनकम इनइक्वालिटीज में देखने को मिलता है। तो वहां पर बात किया गया, उस समय से बात किया जा रहा है गरीबी के ऊपर, इसके ऊपर, जो कि हालांकि उतने लेवल पर काम नहीं हुआ जिस लेवल पर काम होना चाहिए। और दूसरा काम क्या बोला गया कि भाई हम लोग डोमेस्टिक रेट ऑफ सेविंग, व्हाट डू मीन बाय डोमेस्टिक रेट ऑफ सेविंग, मतलब जो बचाने का दर है, क्योंकि उसी के बाद या फिर बोला जाए हम लोग 1970 के बाद हमारे अंदर क्या आया भाई, ये बचाने का जो है एक खुजली मचा, ठीक है, जो बाद में चलकर एक सिर दर्द बन भी गया था भाई। बाद में फिर एक तरीके से हम लोगों ने इस सेविंग को इन्वेस्टमेंट में बदलने की कोशिश जो है वो अभी कर रहे हैं हम लोग, है ना? क्योंकि सोचो जितना ज्यादा बचाओगे, अगर बचा रहे हो सिर्फ और अगर उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तब तो गलत है। एक है कि आप इनकम में 1 लाख रुपए कमाए, आपने उसमें 30,000 रुपए बचाकर अपने खाते में रख दिया, या खाते में भी ना रखे हो, आपने रख दिया है अपने घर पर रखा हुआ, इसका मतलब क्या है कि आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। इन्वेस्ट नहीं करोगे तो इकोनॉमी कैसे बढ़ेगा? क्योंकि जब आप पैसा बैंक में या फिर कहीं और इन्वेस्ट करोगे तभी तो एक तरीके से वो पैसा फर्दर आगे जाएगा और इकोनॉमी में आगे बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या, उस वक्त क्या फोकस किया गया, डोमेस्टिक रेट ऑफ सेविंग और एक तरीके से इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने का। आई बात समझ में यहाँ तक? तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान में कोई भी बोलेगा डीपी धर 1974 से 1979। उसके बाद इसमें क्या फोकस किया गया भाई, इनकम पर फोकस किया गया और किस पर फोकस किया गया, सेविंग पर फोकस किया गया, कि डोमेस्टिक के लोगों या फिर जो हाउस होल्ड के लोगों की सेविंग को कैसे बढ़ाया जाए। और दो ऑब्जेक्टिव था, दो उद्देश्य था, वो कौन कौन सा था, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी को हटाना, और दूसरा क्या था, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी बात थी। देखो आफ्टर, देखो उसके बाद क्या, इमरजेंसी लागू होने के बाद 1975 में जैसे ही 5 ईयर प्लान या 1974 में आया भाई, 1975 में क्या लग गया, इमरजेंसी। तो वहां पर इकोनॉमी को कैसे बढ़ाया जाए, तो इंदिरा गांधी जी की सरकार ने 20 सूत्र जारी करी, मतलब क्या, ये 20 चीजों पर हम काम करके चलेंगे पूरे देश के ऊपर, ठीक है। तो वो 20 जो प्रोग्राम है वो आपको एक तरीके से याद नहीं करना, क्योंकि वो कहीं पूछा नहीं जाएगा कि 20 प्रोग्राम में से कौन सा चौथा प्रोग्राम जो है इंदिरा गांधी जी ने लागू करी थी, वैसा नहीं पूछा जाएगा। आपको ये पूछा जाएगा कितने सूत्र जो है वो लागू किए गए थे, और उसमें जनरली था क्या। जनरली दो ही चीज था, एक तो भाई गरीबी हटाओ के ऊपर और एक सेल्फ रिलायंस के ऊपर, यही फिर रूरल डेवलपमेंट के ऊपर। रूरल डेवलपमेंट का मतलब ग्रामीण का जो विकास किस तरीके से किया जाए, या फिर अर्बन को कैसे साथ में लेकर चला जाए, ये सब सारी चीजें, पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे किया जाए, ये सब सारी चीजों के ऊपर जो है वो ये 20 पॉइंट्स ऑफ प्रोग्राम्स जो है वो लाए गए थे 1975 में, 1975 में, ताकि इकोनॉमी जो है वो रुके ना और चलते रहे। समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत है जी? ठीक है, बहुत बढ़िया। थक गए क्या? नहीं ना, ठीक। गाड़ी से नहीं आते आप तो फिर थकना कैसे? देखिए 4.4%, यहां पर याद रखिएगा दो चीज, कि कितना टारगेट रखा गया था भाई फिफ्थ 5 ईयर प्लान में, कि हम लोग यहाँ देखो भाई, मैंने बोला ना, जब ग्रोथ की रेट के बारे में मैंने बताया जीडीपी, इसका मतलब क्या है, ग्रोथ रेट का मतलब क्या हो गया, जीडीपी। तो हमने ये सोचा था कि भाई जो हम लोग ग्रोथ करेंगे ना 5 साल में, वो 4.4% से ग्रो करेंगे। जैसे मान लो कि अगर 1974 में अगर हम लोग 10 रुपया कमा रहे हैं, या 10 रुपया का गुड्स एंड सर्विस बन रहा है, या 100 रुपया मान लेते हैं, 100 रुपया का, तो हम लोग 104.4 रुपया जो है वो ग्रो करने की कोशिश करेंगे। मतलब हम अपनी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन इतना बढ़ाएंगे। ग्रोथ रेट का मतलब सिंपल सही है, जो कि हमने जीडीपी के मामले में देखा। तो सोचो ये टारगेट रखा गया था, लेकिन हमने अचीव अच्छे से करा। कितना करा भाई, 108 नहीं 104.8, ठीक है, 104.8। इसका मतलब क्या है कि हमने जो टारगेटेड रखा था उससे ज्यादा हमने ग्रो करा, ठीक है। तो इकोनॉमिकली ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा इमरजेंसी का, लेकिन पॉलिटिकली देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा, ठीक है, जो कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं। फर्स्ट पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया वाज डिक्लेयर्ड इन 1976। अब ये पॉपुलेशन जनसंख्या नीति क्या थी भाई, कि हाउ टू कंट्रोल द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्योंकि देखो सोचो 1947 में जो था
जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारे देश में पॉपुलेशन की बहुत कमी थी। पॉपुलेशन की कमी का इन द सेंस कि हमारे देश में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो मतलब जीवन प्रत्याशा, मतलब कितने साल तक जीवित रहते थे, कितने साल तक, 32, मतलब 32 साल तक ही जीवित रहते थे। क्यों? क्योंकि उनको खाना वगैरह से नहीं मिलता था, सारा ब्रिटिश ले जाता था भाई, जिसके वजह से वहां पर देखने को मिलता था कि बहुत गरीबी में जीवन को जिया जा रहा है। अब जैसे जैसे अनाज वगैरह, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, अनाज वगैरह दिया गया, तो उसके वजह से धीरे धीरे कर जो है और पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि पहले डेथ रेट ज्यादा था भाई। डेथ रेट का मतलब मृत्यु दर ज्यादा था और बर्थ रेट क्या था, कम था। इसका सिंपल सा वजह क्या था कि हमारे देश में बहुत ज्यादा गरीबी थी। गरीबी होगा तो बच्चे, अगर माए बच्चे को जन्म देंगी तो वो बच्चे ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहते थे, क्योंकि उनको सही तरीके से खाना प्रोवाइडेड ही नहीं था। लेकिन जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन में थोड़ा बहुत खाना वगैरह प्रोवाइडेड हुआ तो एक तरीके से पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन होना शुरू हुआ, जिसके वजह से बोला जाता है 1976 में पहली बार पॉपुलेशन पॉलिसी लाई गई, जहां पर पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में सोचा गया। ठीक है, चाइना ने तो 1970 के आसपास में ही वन चाइल्ड पॉलिसी ला दी गई थी वहां पर। अगर उस वक्त, बोला भी जाता है कभी कभी कि अगर हम लोग उस वक्त वन चाइल्ड पॉलिसी अगर ला देते या टू चाइल्ड पॉलिसी ला देते तो हो सकता है कि आज हमारे देश में पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल रहता, रादर देन एक्सप्लोजन ऑफ द पॉपुलेशन। समझ में आया? एक्सप्लोजन का मतलब जो विस्तार हुआ इतना पॉपुलेशन का, वो ना होता। ठीक है, जो बोला जाता है वो आप लोग अपनी ओपिनियन के रूप में बता सकते हैं। देखो दो चीजें हैं, एक होता है आंसर राइटिंग और एक होता है आपका जब ऐसे राइटिंग। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, जो कि अगर आप लोग यूपीएससी का लेवल या पीसीएस के लेवल तक जाएंगे तो समझने की कोशिश करेंगे। क्या मैंने बोला, एक होता है आंसर राइटिंग, एक होता है ऐसे राइटिंग। आंसर राइटिंग में आपको हाउ, व्हाट, क्या हुआ था, ये सब सारे लिखने होते हैं। लेकिन जब आप ऐसे के बारे में बात आता है तो ऐसे में आप अपनी ओपिनियन को लिखते हैं। इसीलिए बोला जाता है अखबार पढ़ना अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अखबार में सारे लोगों का क्या होता है, ओपिनियन होता है कि मेरा ये ओपिनियन है इस मैटर से रिलेटेड। अगर वेनेजुला का केस चल रहा है, ईरान का केस चल रहा है, ठीक है, तो इन पर क्या ओपिनियन है। तो ओपिनियन अपना जो चीजें होती है, जैसे पर कैपिटा इनकम पूछ लेगा अगर कोई, मान लो, तो पर कैपिटा इनकम में आप, अगर आपको क्वेश्चन पर पूछ लिया 3 नंबर का क्वेश्चन में, तो आप उसमें ज्यादा कुछ, आपको वही लिखना है कि क्या होता है भाई, क्यों इंपॉर्टेंट होता है भाई, और ये हमारे देश के लिए कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, या फिर इंडिकेटर है किस तरीके से कंपैरिजन का। पर कैपिटा इनकम मतलब क्या, प्रति व्यक्ति आय, कि हर एक व्यक्ति का जो आय है या इनकम है वो कितना है हमारे देश में, जो टोटल इनकम बाई टोटल पॉपुलेशन से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो समझ के चलना है यहाँ पर। तो लेकिन अगर इससे रिलेटेड ऐसे आ गया कि हाउ पर कैपिटा इनकम इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, राइट एन एसे ऑन 500 वर्ड्स, तो उसमें तुम अपना भी ओपिनियन दे सकते हो। ओपिनियन का मतलब होता है, हिंदी में क्या बोलेंगे ओपिनियन को, विचार, विचार प्रस्तुत कर सकते हो। तो अगर विचार देना है तो आप एडिटोरियल लिख सकते हो भाई, दैनिक जागरण के लिए, इंडियन एक्सप्रेस का। ठीक है, वैसे अगर कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो, अंग्रेजी तो पढ़ते नहीं होगे, हिंदी पढ़ते होगे, नहीं, कोई नहीं पढ़ते हो, पढ़ा करो ये सबसे अच्छा, कोई नहीं पढ़ते हैं। एक ना एक पहले मैं पढ़ा करता था, अभी तो मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूँ, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस और दैनिक जागरण। लेकिन पहले मैं पढ़ता था टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, अगर अंग्रेजी को थोड़ा सुधारना है तो भाई उसके सारे पेज मत पढ़ो। हाँ, लेकिन उसमें एक स्पीकिंग ट्री करके नाम आता था, मतलब अभी भी आता होगा, स्पीकिंग ट्री, जहां पर एक अच्छी चीजों को एनालाइज किया जाता, जो कि बहुत अच्छी चीज थी भाई। स्पीकिंग ट्री मतलब पढ़ने से ना आपका दिमाग का बौद्धिक विकास होता है। तो अगर बुद्धिज्म नहीं पढ़ा है आपने हिस्ट्री में तो वहां पढ़ सकते हैं, बुद्धिज्म और जैनिज्म पढ़े हैं ना। ठीक है, अब देखो इसमें और क्या काम किया गया भाई, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम लाया गया। और याद रखना, चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम मतलब आप गरीब थे भाई, गरीबी थी, गरीबी में थोड़ा बहुत तो खाना मिल रहा था, लेकिन उस तरीके से चाइल्ड का डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। चाइल्ड का डेवलपमेंट का मतलब कि बच्चों का विकास नहीं हो रहा था। इसलिए देखना आज भी आंगनबाड़ी में जो है वो खाना वगैरह, न्यूट्रिशियस फूड वगैरह दिया जाता है, या फिर जो आपको बोला जाए सरकारी स्कूलों में एग वगैरह दिया जाता है। वो क्यों दिया जाता है, ताकि वहां पर जनरली ये माना जाता है, सरकार भी यही मान ली है कि जो सरकारी स्कूल में उसको गरीबी लोग जाएंगे। सरकार ने भी सोचो ना कि अगर ये चीजें दी गई, अगर वहां व्यवस्था ठीक रहती
तो बढ़िया रहता, कोई दिक्कत नहीं रहता ना भाई। अगर सोचो खाने की व्यवस्था है, सब चीज है, तो सरकार का ज्यादा फोकस पढ़ाने पर है ही नहीं। सरकार का ज्यादा फोकस किस पर है? खाना बांटने में। आज क्या बनेगा, वो बच्चे भी इसीलिए जाते हैं स्कूल, ताकि उनको ये माँ बाप अपने घर का एक टाइम का अनाज ना बनाए बच्चों के लिए। ठीक है, ये एक तरीके से रोल हो चुका है। लेकिन उस वक्त जो है वो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम लाया गया, आईसीडीएस, याद रखना बहुत बार पूछा गया, 1975-76 में, जहां पर एक तरीके से फोकस किया गया कि हम चाइल्ड के, खासकर रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्र में किस तरीके से हम बच्चों की परिस्थिति को सुधार सकें। दूसरा, द प्लान वॉज टर्मिनेटेड व्हेन द जनता पार्टी केम इनटू पावर इन, लेकिन ये चीज जो है वो खत्म कर दिया गया था जब जनता पार्टी की सरकार 1978 में आई थी। क्योंकि 1978 से 1979 में, क्योंकि 1978 में जो है इंदिरा गांधी जी इलेक्शन हार गई थी, उसके बाद 1978 से लेकर 1980 तक क्या चला था, मोरारजी देसाई की सरकार चलाई गई थी। उसके बाद बीच में ही उनकी भी सरकार टूट गई, फिर से इंदिरा गांधी जी बन गई थी कौन, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान ये समझ में आया भाई। आगे देखो, इसको लिख लो फटाफट, इसको पहले इतना फिफ्थ 5 ईयर प्लान लिख लो, उसके बाद फिर हम चलते हैं आगे। है कहा, ये है लिखिए। हाँ, कितना पेज छोड़ना है ना, ये वाला आपने नहीं लिखा था, ये वाला नहीं लिखा था, ये 4 5 ईयर प्लान आपने इसके ऊपर यहां से लिखना है, लिखिए। आप लोगों ने लिखा है यहाँ तक, ये लिखे हो ना, ये तो लिख लिए। हाँ, नहीं लिखे हो ना, नहीं लिखे, लिखो चलो। अच्छा ये वाला, अच्छा इसके नीचे वाला नहीं लिखा, चलो ठीक, यहाँ से लिख लो फटाफट। कोई नहीं, 2 मिनट रुक, लिख लो। कितना पेज छोड़ना है भाई? आज अभी तुरंत पक्का 100%। हाँ अभी, हाँ अब चलिए आप लोग 4 5 ईयर प्लान स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। नहीं नहीं, ये यहाँ से नहीं लिखा था ना ये लोग। वैसे आज 5 ईयर प्लान का एक बार कंप्लीट हो जाए ना तब मैं डालू ना, पहले क्यों डालू? पहले नोट छाप के बैठ जाओगे, फिर दिक्कत है क्या? क्या रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण बैंक है? हाँ अभी आगे आएगा। हाँ हाँ भेज दूंगा मैं, टेंशन ना लो। आप यहाँ से कहाँ से लिख रहे हैं? शुरू 4 5 ईयर प्लान कहाँ से, कितना पेज छोड़ना है बता दीजिए। आप लोग ना इस 5 ईयर प्लान के लिए आप लोगों ने नहीं लिखा है ना, 4 5 पेज छोड़ दीजिएगा, अधिक से अधिक, ठीक है, 4 पेज छोड़ना है।
सैटरडे का पेपर दे दो आप लोग। हाँ, कैसे जा रहा? ठीक। तुम लोग सैटरडे वाला पेपर दे रहे हो? नहीं, क्यों? दिए थे। आज घर पर जाकर ना फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पढ़िएगा तो वो लिंक में आ जाएगा। बाकी सब तो थोड़ा थोड़ा मैंने बता ही दिया, वही इंपॉर्टेंट है ज्यादातर। किताब दे दीजिएगा, कॉपी दे दीजिएगा, या फिर नोट्स तो अभी ग्रुप में ज्वाइन नहीं होंगे ना, या फिर फोटो खींच लीजिएगा कॉपी। क्या हुआ, दिखाना क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा। बेचारी एक फोन के लिए मैं मांग रहा। कोई नहीं, मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ क्या पेपर है भाई। लीजिए। हो गया, हो गया। दोनों अलग अलग सवाल है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और केंद्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ भाई? हाँ, और केंद्रीय बैंक 1949, 1949। ये दोनों थोड़ा फर्क है जो कि आपको याद रखना है। हाँ, 1949। पहले पहले वो प्राइवेट बॉडी थी। हाँ हाँ, वो तो वही।
ऑप्शन क्या है? 1978 है। 66 हो। अब वो IDBI बैंक ना। हाँ ठीक है। देख लेना एक बार, फैक्ट है वैसे इतना ये IDBI बैंक। अच्छा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, IDB, IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। बाद में ठीक। 60 के आसपास में जब एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को साथ में 64 से 66 वाले 61 से 65, 61 से 66 के पीरियड में ही खोला गया होगा। एग्जैक्ट आंसर 64 है उसमें ऑप्शन। ठीक। हाँ, फिफ्थ में हटाओ आंदोलन का जो स्लोगन आया था वो तो, हाँ, पांचवे में एज ऑब्जेक्टिव माना गया। हो गया। आप फिफ्थ से लिख लीजिए। अच्छा, हाँ बताइए। कच्चे माल, कच्चे माल, हाँ सभी लिखा ना। कच्चे माल का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा? Opening up the market for industry product by providing food and clothes to the laborer. एग्रीकल्चर कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है? बाय प्रोवाइड, एग्रीकल्चर प्रोवाइड कर रहा है क्या फूड और क्लोथ? सप्लाइंग रॉ मटेरियल ना, कैसे हुआ तुम सोचो। अगर भाई ओपनिंग ऑफ द मार्केट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए मार्केट का कहाँ ही काम कर रहा है। दूसरा है ये बोला हाउ डज एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट, तो क्या एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट कर रहा है बाय प्रोवाइडिंग फूड एंड क्लोथ टू द लेबर? फूड और क्लोथ दे रहा है क्या लेबर को एग्रीकल्चर? नहीं ना। ऑप्शन नंबर सी, बाय सप्लाइंग रॉ मटेरियल, कच्चे माल को जो दिया जा रहा है। एग्रीकल्चर से सेकेंडरी सेक्टर में जाने का मेन मुद्दा ये रहता है कि जो रॉ मटेरियल उसको फिनिश प्रोडक्ट में बनाने का काम किया जाता है। क्वेश्चन क्या बोला है वो देखिए ना। एग्रीकल्चर किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है किसको? इंडस्ट्री को। तो एग्रीकल्चर फूड और क्लोथ देता है। क्लोथ का कहाँ काम? डेवलपमेंट का ये रास्ता खोलता है नहीं ना। इंडस्ट्री के लिए डेवलपमेंट का रास्ता तो टर्सरी सेक्टर खोलेगा ना, क्योंकि इंडस्ट्री अगर बनाएगा तो एक तरीके से सामने जाके उसको क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कौन करेगा? टर्सरी सेक्टर। तो रॉ मटेरियल ऑप्शन है। इसी में कंफ्यूजन होता है, फिर हम लोग सब डी मार देते हैं। हो गया। क्या बोले फिर से बोलो। नाबार्ड। अगर आरआरबी रहेगा
और नाबार्ड रहेगा तो नाबार्ड को मारो। रीजनल रूरल बैंक अगर रहेगा तो मान लो कि अगर आरआरबी रहा लेकिन नाबार्ड ऑप्शन में नहीं है तो फिर आरआरबी आप लेकर चलेंगे, नहीं तो फिर नाबार्ड तो सुप्रीम है। हो गया? हाँ बोलिए। हो गया? हो गया? हो गया? किसी ने तो करा था डीपी धर्म, आपने लिखा? अच्छा हाँ, आपने तो पढ़ा था।
चले आगे, हो गया। अब देखो, अब 2 साल तक जो चलेगा वो क्या, उसको क्या बोला गया भाई, रोलिंग प्लान बोला गया। ठीक है, रोलिंग प्लान बोला गया किसको, 1978 से लेकर 1979 और 1979 से लेकर 1980 तक, मतलब ये 2 साल तक। क्यों रोलिंग प्लान, क्योंकि एक सरकार गई, दूसरी सरकार आई। इंदिरा गांधी जी की सरकार गई थी, कौन आई, जनता पार्टी की। ठीक है, और जनता पार्टी की सरकार गई तो फिर से इंदिरा गांधी आ गई, जिसकी वजह से दोनों लोगों ने प्लान को तो लाने की कोशिश करी, 6 5 ईयर प्लान, लेकिन वो आ नहीं पाया क्योंकि एक प्रॉपर तरीके से सरकार नहीं बनी थी। जनता पार्टी सरकार को लगा कि हम आगे आने वाले 5 साल तक चलाएंगे, जिनके लिए उन्होंने एक तरीके से प्लान भी रेडी करी थी, लेकिन उसके बाद उनकी सरकार बीच में ही चली गई, जिसके बाद इंदिरा गांधी ने जो है वो नया प्लान लाया। तो याद रखना कि जो रोलिंग प्लान कॉन्सेप्ट है वॉज जो कॉइन किया गया किसके द्वारा, प्रोफेसर गुन्नार। ठीक है, या गुन्नर बोलते, गुन्नार क्या बोलो, क्या हिंदी में गुन्नार बोलो। ठीक है, गुन्नार मिर्डल। ठीक है, तो याद रखना, इंडिया इकोनॉमिक प्लानिंग एंड इट्स ब्रॉड सेटिंग में इन्होंने ये बात बताई थी कि भाई एक रोलिंग प्लान भी हमारे देश में आया था, उसको हम लोग 6 5 ईयर प्लान नहीं बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि 5 ईयर प्लान का मतलब क्या है कि वहाँ 5 साल का योजना होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 5 साल का योजना बना नहीं। क्यों, क्योंकि योजना बनाने वाला कौन है, सरकार, और सरकार जब स्टेबल है ही नहीं तो योजना लागू करेगा कौन, क्योंकि योजना लागू करने का काम करता कौन है, सरकार। तो दो चीज जरूर याद रखिएगा, एक तो प्लान हॉलिडे जो 1966 से 1969 याद रखना है, वो क्यों आया उसकी वजह से हमने बता दिया क्यों आया था, सुखाड़ की वजह से आ गया था, या फिर आपको इंडिया पाकिस्तान का युद्ध और इंडिया और चाइना के बीच में युद्ध की वजह से। और ये रोलिंग प्लान क्यों आया भाई, क्योंकि यहाँ पर सरकार बदली जा रही थी, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी नहीं थी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी। मतलब अगर देखा जाए तो कोई भी एक प्रॉपर सरकार नहीं थी, इसी वजह से इसका नाम क्या, प्रोफेसर गुन्नार जो है मिर्डल के द्वारा दिया गया। ठीक है, द फूड फॉर द वर्क प्रोग्राम वाज लॉन्च, इसी में ना फूड फॉर वर्क, काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया कि आप काम कीजिए, आपको उसके बदले अनाज देंगे। मतलब आपको फ्री फ्री, आपको बैठ के कोई सब्सिडी वगैरह हम लोग देंगे नहीं, आप काम करिए, आपको अनाज दिया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि गांव में रोड बन रहा है, तो वहाँ मान लो इस गांव में रोड बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर एक गांव है, गांव का नाम मान लो XYZ है। ठीक है, तो XYZ गांव में जितने भी लोग हैं वो अगर यहाँ काम करेंगे तो उनको एक तरीके से पैसा मिल जाएगा भाई। सेम उसी तरीके से आगे अगर रोड बन रहा है तो आगे जो भी गांव है वहाँ उस वक्त वो लोग काम कर रहे हैं तो उनको अनाज मिल जाएगा। तो इस तरीके से चीजों को वहां पर इम्प्लीमेंट किया गया। इसीलिए अंत्योदय योजना भी, या अंत्योदय जो स्कीम है वो एक तरीके से शुरुआत किया गया। ठीक है, न्यू लीज ऑफ लाइफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, दैट इज द सेकंड फेज ऑफ रिवाइवल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। देखो, पंचायती राज प्रॉपर तरीके से लागू कब हुआ, 73वां 74वां संविधान संशोधन। मतलब पंचायती राज सिस्टम का सिंपल सा मतलब क्या है भाई, जो पंचायती राज 1992 में, एक्चुअल में तो 1992 में लागू हुआ, लेकिन इसको जो ट्रायल बेसिस पर चलाया जा रहा था इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा, वो कब से चलाया जा रहा था आप देख सकते हो, 1978-79 के बाद से। मतलब मोरारजी देसाई ने थोड़ा बहुत एक तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी कि गांव के लेवल तक जो है पॉलिटिक्स वो जा पाए, ताकि वहां से लोग जो है उभर कर आ सके और जो है कंट्रीब्यूट कर सके इंडिया के डेवलपमेंट का। तो बस ये बात कि थोड़ा बहुत चला था ये कि चीजों को किस तरीके से बढ़ाया जाए। उसके बाद जो दूसरा 1979 से 1979 से 80 तक, यहाँ पर देखो, तो जनता पार्टी को लगा कि भाई कि हम लोग अब 5 साल तक कहीं जाने वाले हैं नहीं, तो 1978 में उन्होंने एक तरीके से क्या किया भाई, 5 साल का प्लान तैयार कर लिया था।
कि भाई ठीक है, 1978 में वो जीत के आए गए, तो उन्होंने सोचा कि जब तक अभी एक स्टेबिलिटी नहीं आती, स्टेबिलिटी आ गई थोड़ी सी, तो उन्होंने सोचा कि अब हम तो 5 साल के लिए हैं, तो उन्होंने 5 साल का प्लान तैयार करना शुरू कर दिया था। एंड उसमें ज्यादा फोकस उन्होंने क्या रखा था भाई, कि क्रिएटिंग जॉब्स, कि जॉब्स किस तरीके से क्रिएट किया जाए, खास करके यहाँ पर रूरल एरियाज में, क्योंकि उस वक्त ज्यादातर लोग जो थे वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहते थे। आज तो डिस्ट्रीब्यूट हो गए, माइग्रेट हो गए। अब माइग्रेट होने का वजह भी यही था, गांधी जी हमेशा ये बात बोलते थे, क्या बोलते थे भाई, कि गांव के लोग अगर शहर में आकर काम कर रहे हैं तो हमारी इकोनॉमी के लिए कभी अच्छा है ही नहीं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा प्रेशर हमारे शहरों के ऊपर पड़ रहा है। तो अगर हम लोग इंडस्ट्री वगैरह जो है वो अगर गांव तक ले जाएं तो वहां के लोगों को वहीं काम मिल जाएगा। लेकिन हमने ऐसा बहुत कम कोशिश करा, जो कि एक तरीके से आज भी आपको देखने को मिलता है अर्बनाइजेशन की प्रोसेस में, है ना। आज देखो कितना जो है पानी का लेवल गांव में देखो, शहरों में देखो क्या डिफरेंस है, ग्राउंड वाटर, तो वो सब सारी चीजें। तो यहाँ पर जो जनता पार्टी के सरकार का हेड कौन थे भाई, मोरारजी मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई ने क्रिटिसाइज भी करा था, दे क्रिटिसाइज द प्रीवियस नेहरू मॉडल, ठीक है, कि नेहरू मॉडल जो है वो एक ही से शासन चलाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इमरजेंसी लगने के बाद ही तो वो जीत कर आए, कौन, मोरारजी देसाई। और उनका पकड़ जो था रूरल एरिया में बहुत ज्यादा था, तो जिसकी वजह से बहुत सारे वोट जो है वो इनको पड़े, जिसकी वजह से इन्होंने सरकार बना लिया भाई। ठीक है, असमानता को एक बदतर बनाने और गरीबी बढ़ाने के लिए पिछले नेहरू सरकार मॉडल को आलोचना करी उसने। ठीक है, जनता गवर्नमेंट ओनली लास्टेड फॉर 2 ईयर, 2 साल तक, 1978 से 1980। इसमें एक और काम किया गया था जो हमने आपको पॉलिटी में पढ़ाने की कोशिश करी थी, क्या था भाई, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा केस, केशवानंद भारती केस, 1978 में। और कुछ किया था ना, राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट में कन्वर्ट किया गया था। ठीक है, मतलब लीगल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी, जैसे राइट टू लाइफ है, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम होता है, राइट टू रिलीजन, वो पॉलिटी में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहली एक ऐसी फंडामेंटल राइट्स का मतलब मौलिक अधिकार को, जिसको किसमें बदला गया, कानूनी अधिकार में। ठीक है, और वो क्या किया गया भाई, राइट टू प्रॉपर्टी था पहले, राइट टू प्रॉपर्टी को क्या बना दिया गया भाई, लीगल राइट, कि कानूनी अधिकार है आपका, ना कि आपका मौलिक अधिकार है। तो ये 1978 में किया गया था, वो आपको पॉलिटी में पढ़ाई जाएगा। ठीक है, द कांग्रेस गवर्नमेंट केम बैक इन द पावर इन 1980 एंड इंट्रोड्यूस अ न्यू प्लान। तो याद रखना कि रोलिंग प्लान 1978 से 1980 तक आया था, फिर 1980 में कांग्रेस की सरकार फिर से आ गई और पुरजोर तरीके से आई, और फिर से इंदिरा गांधी जो है वो एक तरीके से क्या, हाँ ठीक है, एंड देयर प्लान एम टू फाइट अ पॉवर्टी एंड डायरेक्टली मेकिंग द इकोनॉमी ग्रो। उनका दो ही काम था कि आप गरीबी से लड़ना है भाई और इकोनॉमी को ग्रो करना है, तो दो काम फोकस किया गया। ठीक है, तो याद रखना, सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखो 6 5 ईयर प्लान क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ से हम लोग आ गए भाई 4 5 ईयर प्लान कब चला था बताओ, 1974 से 1974 से 1979 था, लेकिन 1978 में ही कांग्रेस की सरकार चली गई, और 1978 से 1980 तक रोलिंग प्लान आया, जिसमें जनता पार्टी की सरकार जो कि मोरारजी देसाई हेड कर रहे थे, और कांग्रेस की सरकार जो इंदिरा गांधी हेड कर रहे थे। इन दोनों की सरकार में आपस में रंजिश की वजह से ये प्लान कभी भी 5 ईयर प्लान मतलब जो है अच्छे तरीके से लागू नहीं हुआ, जिसके बाद जो है वो एक तरीके से 6 5 ईयर प्लान को लाया गया भाई 1980 से लेकर 1985 में। ये प्रॉपर था क्योंकि प्रॉपर सरकार बन गई थी। ठीक है, इसमें टारगेट क्या रखा गया भाई 5.2%, और यहाँ पर अचीव हमने कितना करा 5.7, तो हम लोग बोलेंगे प्लान सक्सेसफुल रहा 6 5 ईयर प्लान। ऑब्जेक्टिव मैंने क्या बताया, दो चीज पर फोकस, के ग्रोथ के ऊपर फोकस करेंगे, और एक तरीके से और ग्रोथ में उसमें और भी क्या फोकस करेंगे, क्योंकि जॉब की जो हवाबाजी वो छोड़ दी गई थी किसके द्वारा, मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा। तो इंदिरा गांधी जी को तो वो करना ही था भाई, वो ऑब्जेक्टिव में रखना ही था। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर भी फोकस किया गया। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे करेंगे भाई, और पॉवर्टी को इरेडिकेट कैसे करेंगे, पॉवर्टी को इरेडिकेट मतलब उसको खत्म कैसे करेंगे, उस पर फोकस किया गया। द प्लान और योजनाओं पर और क्या ध्यान दिया गया, इंक्रीज इन द नेशनल इनकम, हम लोग राष्ट्रीय आय को बढ़ाएंगे। ठीक है, ये भी फोकस किया गया। मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, कि हम इंडस्ट्री वगैरह में और भी टेक्नोलॉजी को
इंट्रोड्यूस करेंगे, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करेंगे, और क्या भाई, कंटिन्यूअस डिक्रीज इन द पॉवर्टी, ठीक है, एंड अनएम्प्लॉयमेंट थ्रू द स्कीम्स, की स्कीम्स लाएंगे, स्कीम्स वगैरह में जो है मतलब योजना लाएंगे, जिसको योजना सरकार लागू करेगी ग्रामीण क्षेत्र में या अलग अलग लेवल पर, जहां पर चीजें जो है वो सही तरीके से कंट्रोल की जा सके। मतलब सिंपल सी बात है, ये तो हमेशा से रहा है कि अगर कोई भी चीज या कोई किसी भी इनइक्वालिटी को अगर कम करना है तो आपको योजना के अनुसार ही चलना पड़ेगा। आप बिना, आप मान लो कि आपका अगर कोई सब्जेक्ट वीक है तो आप सोचोगे एक दिन में ही ठीक हो जाए, तो वो होगा नहीं, आपको योजना तो बनाना पड़ेगा। तो वहां तो गरीबी पूरे देश का प्रॉब्लम है भाई, तो या फिर अनएम्प्लॉयमेंट पूरे देश का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको एक तरीके से योजना बनाना पड़ेगा। इसके लिए इन्होंने दो तरीके से प्लान को डेवलप करा। अब देखिए इनका जो प्लान जो था, क्योंकि इनका फोकस 6 5 ईयर प्लान में यही था कि गरीबी को हटाना और एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन करना। तो यहाँ पर देखना एक ट्राइसम, ठीक है, याद ना, एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, मतलब एक अम्ब्रेला प्रोग्राम था। अम्ब्रेला का मतलब क्या होता है भाई, कहीं भी अगर शब्द आ गया ना अम्ब्रेला प्रोग्राम, तो मतलब एक बड़ा प्रोग्राम हो, उसके नीचे बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम जो है अलग अलग लेवल पर चलाए जा रहे हैं, तो वो अम्ब्रेला। जैसे अम्ब्रेला छाता होता है ना भाई, छाता, छाता ऐसे होता है, इसका स्टिक ऐसे ऐसे रहता है एक साथ जो, इसका मतलब क्या है कि सारे, एक तो बड़ा प्रोग्राम का नाम रख दिया गया क्या, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ट्राइसम। अब याद रखना ट्राइसम का काम क्या था, इट इज अ प्रोग्राम दैट हेल्प्स अ रूरल यूथ फ्रॉम अ लो इनकम फैमिलीज टू डेवलप अ टेक्निकल या फिर टेक्नोलॉजिकल नॉलेज हो पाए या मैनेजरियल स्किल आ पाए उनके लिए। मतलब एक तरीके से सिंपल सा जो आज स्किल इंडिया प्रोग्राम है, उसी तरीके का कुछ जो है वो एक तरीके से उस वक्त इंदिरा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था कि स्किल डेवलप करें। क्योंकि उस वक्त अब मान लो कि जो 25 साल का हो गया या फिर जो 40 साल का हो गया, वो तो पढ़ाना लिखाना उसका बस की बात तो है नहीं कि जाके वो स्कूल जाएगा, तो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, स्किल ही तो प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और स्किल से क्या होगा, वो अपने आप ही जॉब एक तरीके से उनको प्राप्त हो जाएगा, सरकारी जॉब देती थी फिर। द प्रोग्राम वाज लॉन्च इन अगस्त, द इंटीग्रेटेड, देखो किसके तहत किया गया भाई, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP के तहत जो ट्राइसम को भी किया गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा एंगल था जो कि आप देख सकते हैं। आगे देखा जाए तो टारगेट ग्रुप कितना था भाई, 18 से लेकर 35, जो कि अब एक तरीके से पढ़ाई नहीं कर सकते। एक तो भाई जो 5 साल का बच्चा है या फिर 10 साल का बच्चा है उसको तो पढ़ सकता है अभी, 18 से 35 साल जो है वो एक तरीके से टारगेटेड ग्रुप रखा गया, ठीक है, किसके तहत, ट्राइसम के तहत, ताकि जो है वो एक तरीके से हम लोग रूरल की यूथ को रोजगार दे पाए या उनको गरीबी से बाहर निकाल पाए। और ये भी कौन सा फोकस, लो इनकम फैमिली, जो जिनका इनकम क्या था, कम। तो एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम था, कौन सा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, क्या भाई, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। उसके तहत यूथ के लिए कौन सा लाया गया भाई, ट्रेनिंग देना रूरल यूथ को, ताकि वो अपने आप में सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके, उनको अपना स्किल मिल सके, जैसा कि आज स्किल इंडिया प्रोग्राम है भाई, है कि नहीं। तो ये बात किया गया। तो इसमें ज्यादा मत याद रखना, ये याद रखना कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कौन सा था, ठीक है, जो साथ में लेके आया गया भाई एक अम्ब्रेला स्कीम के रूप में, और ट्राइसन क्या था, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है जो कि आप समझ सकते हैं। ये अगर देखा जाए यहाँ पर, इट वाज बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट योजना, इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजिंग एंड द ट्रेंड ऑफ द ग्रोथ मॉडल। यहाँ पर ये भी बोला गया साथ में कि हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, पैसा इन्वेस्ट कौन करेगी, सरकार। स्किल कौन लेगा, यूथ। कौन से यूथ लेंगे, जो कम आय वाले फैमिली के जो यूथ है, जिनका जिनके पास वो स्रोत नहीं है कि वो आय को जनरेट करने का, ठीक है। तो ये बात किया गया। इसके लिए नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP अलग से किया गया, जो कि देखो 2 अक्टूबर 1980, ठीक है, अंडर द इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। मैंने बताया ना IRDP। अगर बोला जाएगा दो प्रोग्राम कौन लॉन्च किया गया, एक तो ट्राइसम, ठीक है, और दूसरा कौन सा किया गया भाई, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। कब किया गया, 2 अक्टूबर 1980। याद रखिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम लॉन्च किया गया था। तो 3 याद रखना है, IRDP शुरुआत में याद रखना है, ट्राइसम और जो NREP है उसको अलग से याद रखना है, जो कि रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए, और ट्राइसम ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग वो देगा भाई, उसके तहत ट्रेनिंग लेंगे आप, रोजगार लेना, फिर आप यहाँ दीजिए अपना कि हाँ सर मैंने ये ट्रेनिंग लिया है। ट्रेनिंग आप लोगे तो आपको कागज तो मिलेगा, वो कागज लेके कहाँ जाओगे,
यहाँ आ गए, ट्राइसम में ट्रेनिंग मिल रहा है, ट्रेनिंग मिलकर यहाँ पर आए भाई, और इसके तहत आपको एम्प्लॉयमेंट मिला। सरकार ने जहां जहां जिसको जिस तरीके से, किसी को मान लो रेलवे ट्रैक बनाने में, किसी को सरकारी अगर कहीं पे बिल्डिंग बन रहा है तो वहां पर लगा दिया, किसको वो चीज, को कारपेंटरी का काम कर रहा है, तो ये सब सारी चीजों का एक तरीके से मिलावटी, या किसी को मशीन चलाना आ गया, ठीक है, किसी को मान लो सिलाई मशीन आ रही है तो सिलाई वगैरह में डाल दिया, ठीक है, तो वो सब सारी चीजें अलग अलग चीजों को लेकर एक तरीके से प्रोग्राम को चलाया गया था। तो याद हो गया यहाँ पर, समझ में आया, ट्राइसम ट्रेनिंग के लिए, एनआरईपी किसके लिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, रोजगार देने के लिए, जो ट्रेनिंग वहां प्रोवाइड हुआ है उसी को एक तरीके से रोजगार में कन्वर्ट करने के लिए, और ये सब सारा किसके अंदर चलाया जा रहा था, आईआरडीपी के अंदर, इंटीग्रेटेड जो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत। नेशनलाइजेशन ऑफ 6 बैंक, मैंने क्या बताया, 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1969 में, और 6 बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया कब भाई, 1980 में। तो ये भी राष्ट्रीयकरण का सीधा सा मतलब क्या है कि सरकार उसको अपने अधीन ला रही है, ताकि सरकार अपने हिसाब से उसको कंट्रोल कर सके और रेगुलेट कर सके। कंट्रोल शुरुआत में सही सब था, अब रेगुलेट वर्ड ज्यादा अच्छा है। रेगुलेट करने का मतलब उसको चलाएगा, आरबीआई कंट्रोल नहीं करती है बैंकों को, रेगुलेट करती है, चलाती है, ठीक है। तो ये बात याद रखना है जो कि हमें इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया यहाँ तक, आगे आ जाए, और भी कुछ कुछ किया गया था भाई। अब देखो इसी के साथ क्या किया गया, इतना रूरल रूरल बात हो ही रहा था, तो भाई रूरल के लिए कुछ करना भी तो चाहिए, तो उसके लिए क्या फॉर्मेशन किया गया, नाबार्ड। याद रखिएगा कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन से, सीवा रमन, बहुत बार पूछा गया, सीवा रमन कमेटी के रिकमेंडेशन से नाबार्ड का फॉर्मेशन किया गया हमारे देश में। जैसे हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन से आरबीआई का फॉर्मेशन हुआ था, सेम उसी तरीके से सीवा रमन कमेटी के रिकमेंडेशन से नाबार्ड। और नाबार्ड का काम क्या, रूरल एरियाज में, देखो नाबार्ड का फुल फॉर्म ही देखो, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मतलब सिंपल सी बात क्या है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जो कि ग्रामीण या फिर जो रूरल एरियाज के डेवलपमेंट पर काम करेगी, और उन लोगों को पैसा कैसे प्रोवाइड हो वो सुनिश्चित करने का काम किसका, नाबार्ड का। समझ रहे हो, तो नाबार्ड एक तरीके से बनाया गया सीवा रमन। देखो कभी भी सीवा रमन समिति आया मतलब चेयरमैन कौन होगा, सीवा रमन, बस ये याद रखना, ठीक है। द सिक्स्थ प्लान वाज मोस्टली सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ द अचीवमेंट ऑफ इट्स गोल, जितना सोचा गया था उतना अचीव कर लिया गया था, इसीलिए इसको एक सक्सेसफुल प्लान के रूप में देखा गया, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया 5 ईयर प्लान, कोई दिक्कत, हमने क्या क्या देखा भाई, याद रखना, ट्राइसेम, आईआरडीपी और एनआरईपी, तीनों प्रोग्राम जो है वो हमें याद रखना है। एक बार आप लिखिएगा, एक बार पढ़िएगा तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको 5 ईयर प्लान लिखे, थोड़ा सा ये लंबा चला। इंदिरा गांधी जी का देहांत कब हुआ भाई, 1900, तब तक देखो, अच्छा रोलिंग प्लान, हाँ इंदिरा जी को गोली गोली लगी थी, किसने मारा, बॉडीगार्ड ने मार दिया, राजीव गांधी जी कैसे मारे थे, अच्छा ह्यूमन, श्रीलंका में, श्रीलंकन तमिल थे, लैंग्वेज की वजह से, लेकिन श्रीलंका में तो सिन्हाला कम्युनिटी ज्यादा है, 70% सिन्हाला कम्युनिटी है, जो कि वहाँ, श्रीलंका की हिस्ट्री के बारे में जानते हो, सिन्हाला कम्युनिटी है वहाँ पे। अब सिन्हाला कम्युनिटी बहुत ज्यादा प्रभाव जो है पूरे देश के ऊपर, मतलब वो जो तमिलियन वगैरह रहते हैं ना, कौन जो इंडियन तमिल्स हैं या श्रीलंकन तमिल्स हैं, वो एक तरीके से उनको ज्यादा तवज्जो देके नहीं चलते हैं। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े पोस्ट हैं उनमें सिन्हाला, प्रधानमंत्री सिन्हाला, ठीक है, मतलब वो अपने उस लैंग्वेज वाले जो उनको ज्यादा मानते हैं इन कम्पेयर टू
जो माइनॉरिटी को वहाँ कम तवज्जो दिया जाता है और जो मेजोरिटी को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है, इसीलिए वहाँ पर एक इंटरनल डिस्टर्बेंस हमेशा रहता है लैंग्वेज की वजह से। नहीं अब तो वैसा नहीं है, वैसा नहीं करते हैं, वैसा करेंगे तो यूपी बिहार वाले अगर बम्बई छोड़ के चले आ जाए तो हालत खराब हो जाएंगे उन लोगों की। जो मराठी है ना, बहुत मराठी कम है जो एक तरीके से किसी के घर में जाकर काम कर रहे हैं, अगर काम भी करेंगे तो उनका डिमांड जो रहेगा वो बहुत ज्यादा रहता है। कोई भी मराठी वर्कर अगर किसी के घर में काम कर रहा है, ठीक है, वो जनरली ज्यादा पैसा चार्ज करेगा इन कंपेयर टू अदर लोग अगर उसके घर में कोई काम कर रहे हैं। लेकिन सर मतलब जितना रिस्पेक्ट मिलना चाहिए उस हिसाब से नहीं मिलता है। वो तो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स से हमें क्या लेना, हमें तो अपना वो देखना है। वो अगर वैसा कोई करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको केस भी तो होता है, एफआईआर भी तो होता है। पॉलिटिक्स वाला नहीं सर, मतलब हमने नेताओं की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे मतलब पर्सनल अगर कोई गरीब लोग आ करके बिहार से या कहीं एरिया से काम कर रहे हैं तो उनको उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। हाँ वो तो अलग बात है, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट बहुत बड़ा वर्ड है ना अपने आप में। अब रिस्पेक्ट देना लेना वो तो अलग बात। हाँ जी, रिस्पेक्ट लोगे तुम लोग 1 किलो ये रिस्पेक्ट मिलेगा। तो हमें ना दूसरों से अपेक्षा नहीं करना चाहिए रिस्पेक्ट के बारे में। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, आप मेरे को रिस्पेक्ट करो ना करो, मैं ये अपेक्षा आपसे नहीं कर सकता हूँ ना। आप रिस्पेक्ट मेरे को करो या ना करो वो आप पर निर्भर कर रहा है। मैं अपने आप को रिस्पेक्ट कर रहा हूँ कि नहीं, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जो हमने एक सोसाइटी में इंडल्ज कर दिया ना कि यार बिहार और यूपी वालों को ना रिस्पेक्ट नहीं है, जो वो मतलब जो लेबर क्लास के लोग हैं कैसे रिस्पेक्ट नहीं है, उनकी तो सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट है। अगर वो काम छोड़ के चले जाएंगे, देखो जाके जो मालिक रहता है ना, मालिक इन लोग से डरता रहता है कि अगर कुछ बोल बाल देंगे तो हाँ निकल के चल जाएगा, काम कैसे होगा हमारा। तो ठीक है थोड़ा सा वैसा है सोसाइटी में, लेकिन क्या करो, कोई नहीं डरते। हमारे यहाँ आज जो मतलब आंटी के जो काम वाली गई है ना, बाद में खिलाया पिलाया इतना खिला दिया पता नहीं। मतलब अगर थोड़ी सी वो होता ना कि नहीं समझते सब कहने की बात है। हाँ चलो तब क्या करें हम बताइए। स्लाइड आगे हो गया यहाँ तक, बत्तीसी निकालने में तो ज्यादा ध्यान देते हैं आप लोगों के। आज पूजा पाठ करके आए फिर से, सिर्फ टीका लगाते हो तुम सुने बोले। अच्छा अच्छा हाँ हो गया। हाँ कौन कौन दो रोलिंग उस भाई साहब डेट नहीं देखते ऊपर। अरे नहीं वो मैं अलग अलग बाइफरकेट कर दिया हूँ और कुछ नहीं, मुझे दोनों साथ में लिख सकते हो 1978 से 1980 कर दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कि लगभग वो एक साल में वो हुआ था, दूसरे साल में ये देखने को मिला था, तो अब दोनों साल में लिख लो कोई दिक्कत नहीं। इसको लिख के जाओगे ठीक है। अभी लिख के जाना कहाँ है अभी, उत्तराखंड क्लास होगा ना, उसको ऑफ कीजिए तो ऑफ करना आता है। हाँ मैं भेजता हूँ, नहीं मैं अभी तुरंत भेज रहा हूँ। लेकिन ये इसको काटना पड़ेगा ना मेरे को, शाम तक शाम तक मतलब 2 बजे तक।